अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो आपको पता है आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा नज़रों में, चाहे वो आप सिलेक्शन कमेटी की बात करें, चाहे कुछ प्लेयर्स को शोकॉस नोटिस की बात करें, लेकिन इस वक्त सबकी नज़रें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पे है, जहां पर पाकिस्तान में आपको पता है जो स्टेडियम्स है इस वक्त रेनोवेशन का काम जारी है। अगर बात करें मोहसिन नकवी साहब की, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने हालिया विजिट किया था कराची को, जहां पर कराची का जो स्टेडियम उसकी डेडलाइन है वो 15 अगस्त दी गई है, लेकिन अब तक की काम की बात करें तो तसल्ली बख्श आपको नजर आता है कि काम स्पीड अप जिस तरीके से तैयार हो रहा है, और एक ही अपना फीडबैक वहां से मिलती है कि इंशाल्लाह ताला हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो एक डेडलाइन आईसीसी को दी गई है उससे पहले हम लोग स्टेडियम जो से रेनोवेट करने में कामयाब हो जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब ने अगर इंडिया की बात करें तो सवाल पे ये भी कहा है कि इंडिया पाकिस्तान लाजमी खेलने आएगा और मजा आएगा कि जब लाहौर के अंदर पाकिस्तान इंडिया का टाकरा जरूर बाहर जाके, आपको पता है पाकिस्तान की यहाँ इंडिया की बात करें परफॉर्मेंसेस पे बहुत ज्यादा बात होती है, लेकिन पाकिस्तान में आके हमें शिकस्त है तब इस चीज पे हम बात करेंगे। लेकिन बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, इंडिया ने पाकिस्तान आके खेलना है, ये चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी वाजे कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की उड़ान आपको पता है पाकिस्तान भरने को है तैयार, जहां पर पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स तो पहले बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी मौजूद थे, अब 8 प्लेयर्स जिसमें रिजवान, साइम अयूब की बात करें, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक उड़ान भर चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया एक टफ सीरीज पाकिस्तान के लिए जरूर होगी, जहां पर हमने 3 वनडे मैचेस खेलने हैं। आपको पता है कुछ कोचेस की बात करें, जैसन गिलेस्पी ऐसा हेड कोच पाकिस्तान टीम के लिए आए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान ने इस वक्त जो स्क्वाड कैरी खास करके कर रहा है उस पर बहुत ज़्यादा रिमार्क्स जरूर पाकिस्तान अवाम के भी हैं, लोगों के भी हैं। स्पेसिफिकली बाबर आजम की बात करें, विवन रिचर्ड वन ऑफ द लेजेंड्स भी बाबर आजम के बारे में कह चुके हैं कि बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जिसको मैं 3 फॉर्मेट्स खिलाना चाहूँगा। देखने वाली बात है जो एक प्रेशर बिल्ड इस वक्त होता है, चाहे वो कप्तानी से उतर चुके हैं, लेकिन एक ऐसा बड़ा प्लेयर जो एक कम बैक करता है उस पर एक प्रेशर होता है, वो किस तरीके से वापस आते हैं सीरीज में। टेस्टिंग जरूर सीरीज कप्तान और यहां तक के कोच के लिए और बाबर आजम के लिए जरूर होगी। इसके अलावा कायद आजम ट्रॉफी की बात करें, जहां पर इस्लामाबाद रीजन ने एबटाबाद रीजन को शिकस्त दी है। फैजान रियाज की अगर बात करें 145 रन बनाए थे, सरबत भट्टी की बात करें 115 रन बनाए थे इस्लामाबाद रीजन से। फैजान रियाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स मैं कहता हूं, कंसिस्टेंटली लड़का परफॉर्म करता हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान शाहीन से भी उसको आज तक कॉल नहीं है, लेकिन हर जगह उस लड़के ने इस्लामाबाद रीजन के लिए परफॉर्म कर दिया। अगर बात करें कायद आजम ट्रॉफी की तो टोटल मैचेस 9 खेले जा चुके हैं, जिसमें 16 सिटीज 18 टीमें इस वक्त पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर बात करें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की, तो आपको पता है न्यूजीलैंड डगआउट से एक बड़ी खबर आ रही है। जरूर न्यूजीलैंड तो सीरीज अपने नाम कर चुका है, लेकिन केन विलियमसन रूल आउट हो चुके हैं आखिरी जो टेस्ट मैच होगा इंडिया के खिलाफ, लेकिन उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड से पहले मैं फिट हो चुका हूँ। जो इनकी इंजरी का इशू आपको पता है केन विलियमसन का काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन हैट्स ऑफ टू द न्यूजीलैंड डगआउट की बात करें मैनेजमेंट की कि उनको स्टिल वो कैरी करते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स न्यूजीलैंड के पास ऐसा कैप्टन ना भी हो, लेकिन डगआउट के अंदर जब केन विलियमसन बैठे होते हैं वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स आपको नजर आते हैं। अगर लास्टली बात करें तो एक खबर आ रही है, पाकिस्तान रिनाउंड एथलीट मलिक यूनुस साहब इंतकाल करके। अगर बात करूं उनके टोटल और ओवरऑल रिकॉर्ड्स की बात करूं, 800 मीटर हो, 1500 मीटर हो, अक्रॉस मल्टीपल इंटरनेशनल इवेंट्स, 1970 में उन्होंने 56 गोल्ड मेडल नेशनली हासिल किए थे, उसके अलावा 26 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हुए थे। हमारे पैनल भी आपको पता है ये बात उस दिन कर रहे थे कि हम अनफॉर्चुनेट हम ऐसे हैं, हमारी आवाम जो उनसी खास करके हम बात करें जो हमारे लेजेंड्स हैं जिन्होंने एथलीट्स के अंदर या डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट को हट के मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हम उनको ज़्यादा याद नहीं करते। जब वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तब जाके एहसास होता है कि इसने पाकिस्तान के लिए कितना कुछ पाकिस्तान के लिए हासिल किया। तो इसलिए ज़रूरी है जो हमारे इस वक्त एथलीट्स खास करके अलाइव हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, उनको बैकअप और सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, खास करके हमारी आवाम की। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पे सबकी नजरें तो जरूर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज बड़ा एक मुश्किल पाकिस्तान के लिए मार्का होने वाला है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो बहुत से ज़्यादा आपको पता है क्वेश्चन मार्क्स भी पाकिस्तान टीम पे उठाए जाते हैं। चाहे कप्तानी की बात करें, नया कप्तान है, मुझे तीनों गेस्ट स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान की साबिक कप्तान, ब्रॉडकास्टर भी हैं, इंटरनेशनल प्रेजेंटर हैं, सना मीरा। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। कप्तान आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इनके साथ साथ में ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई आपके टाइम का। इनके साथ साथ में ज्वाइन कर रहे हैं ज़हूर भट्टी साहब जो कि एक्स कोच हैं रावलपिंडी रीजन के। अस्सलाम वालेकुम ज़हूर भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया रोज़ भाई आपके टाइम का। थोड़ा सा कप्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे आना चाहूँगा, लेकिन पहले थोड़ा स्टेडियम से बात कर ले, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पे आपको पता है सबकी नजरें हैं, बात लोग कर रहे हैं स्टेडियम्स के बारे में। 15 दिसंबर डेडलाइन दी गई है। अभी तक जितनी सूरत हाल है, एक अच्छी चीज़ है जो आपको याद हो मोहित शाह साहब भी बता रहे थे कि कम से कम 15 दिन का एक प्रोजेक्ट दिया गया और उसमें कंप्लीट हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट एक स्टांस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। फिर मोहसिन नकवी साहब कह चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। बिल्कुल, आई थिंक अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। जिस तरह की रेनोवेशन शुरू हुई है तीनों स्टेडियम्स में, और उसके बावजूद हम इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट भी करते रहे। हमने इंग्लैंड को भी होस्ट किया, हमने बांग्लादेश को भी होस्ट किया, और साथ साथ अगर हम ये टाइमली कर गए
तो आई थिंक मज़ीद प्रेशर बिल्डअप होगा आईसीसी के ऊपर और बाकी तमाम टीम्स के ऊपर कि आप पाकिस्तान आएँ, क्योंकि अब इतनी इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी है और पाकिस्तान डिलीवर कर रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि 15 दिसंबर की डेडलाइन रखी गई है, क्योंकि आपको पता है पिच को टाइम लगता है, चीज़ों को टाइम लगता है। पिच कुछ स्टेडियम्स में उनके ऊपर भी काम हो रहा है, पर ज़्यादातर ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि उन ग्राउंड्स को थोड़ा सा मैच रेडी भी करने का आप ग्राउंड्समैन को भी टाइम दें, क्योंकि आप खाली ये नहीं कर सकते कि आखिरी 1 महीने में उनको वो टाइम दिया जाए। और फिर आपको पता है आगे जिस तरह का मौसम है, ख़ास तौर पे लाहौर गद्दाफ़ी स्टेडियम या पिंडी में आपको मज़ीद ज़रा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उस तरह से धूप भी नहीं निकलेगी। आपको पता है फॉग का भी एक इशू रहता है लाहौर में ख़ास तौर पर। तो आई थिंक बड़ी अच्छी बात है अगर 15 दिसंबर तक इसको कंप्लीट कर दिया जाता है, तो आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान का जो एक स्टांस है कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कश्मीर थोड़ा सा जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आइसोलेशन का एक अल्फाज आपको पता है, हम उस चीज़ से गुजरे हैं, लेकिन आइसोलेशन में साउथ अफ्रीका भी गुजरा था, जिम्बाब्वे भी गुजरा था। आपको याद हो साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा आइसोलेशन में गुजरा था। जो मुझे अच्छी चीज़ लगती थी कि उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया था। हम अनफॉर्चुनेटली एक अच्छी बात है कि चेयरमैन साहब एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव यहाँ ले, लेकिन जो जितना अरसा हम आइसोलेशन में रहे हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया था। देखिए अनफॉर्चुनेट है, हम लास्ट टाइम इसी जगह पे बैठ के बात करते रहे और हमने वो कितने ही वेन्यूज़ हैं जिनका तस्करा किया जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक हिस्ट्री रखते हैं। साहिवाल का तस्करा हुआ, हैदराबाद का तस्करा हुआ, शेखुपुरा की बात हुई, उसके अलावा सियालकोट का तस्करा हुआ। न जाने कितने ही स्टेडियम्स हैं जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़ा इम्तियाजी मुकाम रखते थे। अनफॉर्चुनेटली वहाँ क्रिकेट नहीं हो पा रही। एक तो ये सिलसिला। दूसरा, हमने आइसोलेशन का तस्करा किया, तो हम जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती पाकिस्तान में तो शायद हम सो जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सो जाता है, देखने वाले भी सो जाते हैं, जो उस पर क्रिकेट पे बात करने वाले हैं वो भी सो जाते हैं। और जैसी फिर इंटरनेशनल क्रिकेट आती है तो हर तरफ एक धूम धड़ाका जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कितनी पुरानी बात है कि पाकिस्तान में जब टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, हम हर जगह ये कहते थे कि पाकिस्तान का जो ग्राउंड है वो तरस रहा है और अवाम जो है वो तरस रही है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को देखते हुए। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुल्तान के 2 टेस्ट मैचेस में कितनी ही अवाम जो है वो टेस्ट मैच देखने चली गई। क्या हमने हाउस फुल किया? हाउस एम्प्टी से भी एम्प्टी नजर आए। आई टोटली एग्रीड कि मौसम बड़ा सख्त था, मुश्किल था खुले आसमान के नीचे बैठना और वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है ऐसी कि कवर्ड जो है वो स्टैंड्स नजर आए। बट उसके बावजूद एक दौर था कि जब स्कूल और कॉलेजेस के तलबा और तालबात को ले जाया जाता था और मैचेस दिखाने के लिए, और ये बड़ा एक रवायत थी। वो रवायत भी इस दफ़ा नज़र नहीं है। सो बहुत सारे एतराज़ात किए जा सकते हैं, बहुत सारी बातें की जा सकती है। अनफॉर्चुनेट है ये जो आपने सवाल किया कि हमारे साथ ऐसा ही हुआ। जब हम दूसरों का तस्करा करें तो एक रवायत बन जाती है। कितनी पुरानी रवायत है कि 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होना ही है, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं होना, ये साउथ अफ्रीका में भी नहीं, जहाँ जहाँ पे समझ होता है वहाँ पे ये होना है। हमारी कोई रवायत ही नहीं। हमारी फर्स्ट क्लास की क्या ही रवायत होगी। हर दूसरे सीज़न में तब्दीली आ जाती है, हर दूसरे सीज़न में स्ट्रक्चर बदल जाता है, वेन्यूज़ बदल जाते हैं। सो जब रवायात क्रिएट नहीं होंगी, हर नया शख्स आके ये सोचेगा कि मैं कुछ नया स्टार्ट करूं, तो फिर जब कुछ नहीं होगा तो सिर्फ खामोशी होगी। मैंने कहा ना, डोमेस्टिक के ऊपर हमारा एक थोड़ा सा एक इशू रहता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप आता है वो अपना डोमेस्टिक का पूरा सिस्टम ही चेंज करता है। टीम्स कम कर देता है, टीम ज़्यादा कर देता है। लेकिन जो सूरत हाल है डोमेस्टिक की बात करूँ, ग्राउंड्स आप भी विजिट करती हुई आई हैं, पिच की बात करूँ, बिहेवियर नहीं चेंज होता। जहाँ पर बात ठीक है, रोलर अब थोड़ा सा भारी लिया जाए, वहाँ पर आपके बैट्समैन एक्सपोज हो जाते हैं। बॉल्स की बात करूं, आज भी हम वही उसी चीज़ पे यूज़ कर रहे हैं, कोकोबुरा बॉल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक दूसरी जो टीम्स हैं इंडिया की अगर बात करूं, अपना होममेड बॉल यूज़ करिए, ड्यूक की बात कर लो, या उनका एससी बॉल वहाँ पर यूज़ होता है। हम इन इनोवेशंस की तरफ क्यों नहीं जाते? इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि पावर सारी सेंट्रलाइज्ड है। आपने किसी को कोई अथॉरिटी दी नहीं हुई है, और आप जब अथॉरिटी नहीं देते तो कोई भी ओनरशिप नहीं लेता। अगर आपने ग्राउंड किसी के हवाले किया है, हमारे एक ग्राउंड्समैन के पास कितनी अथॉरिटी है, हमारे एक कोच के पास कितनी अथॉरिटी है। अभी एक कोच इसलिए छोड़ के चला गया ना कि आपने उसकी अथॉरिटी लेके किसी और को दे दी। तो दुनिया में जब ग्राउंड्स आबाद होते हैं, जो दोनों हमारे मेहमानों ने भी बात की कि आप क्यों आपके लोग सो जाते हैं, क्यों कोई ओनरशिप नहीं लेता, उसकी एक वजह बहुत बड़ी है कि किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं। आप किसी से पूछने जाएंगे कि इधर मैच क्यों नहीं हो रहा, या इधर मैच हमने कराना है, कैसे कराएं, किससे बात करें, जी उससे बात करें। आपको गोल गोल घुमाया जाता है जब तक आप 2-4 जगह से फ़ोन नहीं कराते। तो जब तक सिस्टम्स इन प्लेस नहीं होंगे, लोग एक स्पेसिफिक इंसान एक स्पेसिफिक चीज़ का
इंचार्ज नहीं होगा और फिर उसी से खाली पूछकर उसके मुताबिक नहीं की जाएगी, तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो अभी तो ऐसे है कि कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। हमने कल भी बात की थी कि पीसीबी में बहुत ऐसे होता है कि अगर एक किसी पोजीशन पे कोई फेल हो गया है या उसके कोई रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो उसी बंदे को उठा के हम किसी और पोजीशन में पीसीबी में एडजस्ट कर देते हैं। कोई कोच है तो उसको मैनेजर बना देते हैं, कोई मैनेजर उसको कोच बना देते हैं। और इसी तरह अभी नदीम खान साहब को हाई परफॉर्मेंस से डायरेक्टर से हटा के इंटरनेशनल बना दिया, इंटरनेशनल वाले को किसी और जगह भेज दिए। तो बात यह कि अगर तो नदीम साहब ने अच्छा काम किया है तो आप उनको क्यों चेंज कर रहे हैं, और अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो फिर उनको किसी और जगह पे आप भेज रहे हैं तो उधर की क्या गारंटी। तो कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई तरीक़ेकार होना चाहिए, ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए। प्लेयर्स के ऊपर तो हम बहुत जल्दी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। फ़खर जमान ने पहले मीटिंग में बोल दिया और उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया तो फ़ौरन उनके ऊपर सारी अकाउंटेबिलिटी होगी, उनको कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया, टीम से भी निकाल दिया। पर ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर होती है? उनको हम तंग इतना करते हैं, जो अच्छे वाले हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, बाकी अपना काम चलाते रहते हैं। तो जब तक आपकी अथॉरिटी क्लियर नहीं होगी, आपकी रोल डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी और आपको वो अथॉरिटी दी नहीं जाएगी तो आप किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। तो अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है आपका, इसीलिए ग्राउंड सही नहीं बनते, इसीलिए आपकी पिचेस सही नहीं बनती, इसीलिए आप अपने प्लेयर्स को ठीक नहीं खिला सकते। कप्तान सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसी चीज़ पे मैं कह रहा हूँ कि आप पूरी दुनिया का अगर मॉडल देखें, आप खुद भी ट्रैवल तो पूरी दुनिया में करती हैं, आपके जो ग्राउंड्स हैं या क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो कोशिश करते हैं कि एसोसिएशन हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएं ताकि सपोर्ट हमें मिले, फाइनेंशियली आपको एक बॉडी के ऊपर बर्डन नहीं आता। हम उस चीज़ पे क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट है, आपका गोल सिर्फ शॉर्ट टर्म है। जो आता है लीडरशिप में उसको पता है कि हो सकता है 3 महीने हो सकता है साल हो, इससे आगे तो नहीं है, तो वो 5 साल की 10 साल की प्लानिंग नहीं करेंगे। वो कहेंगे इस 3 महीने में, 6 महीने में, साल में मैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ, तो वो उसी पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रॉब्लम है और इसीलिए हम ट्रेडिशंस को भी नहीं रख पा रहे। हमारे पास वो एक हिस्ट्री नहीं है जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के पास एशेज़ की हिस्ट्री है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की हिस्ट्री है, क्योंकि हम हर वक्त बदलते रहते हैं। हम जो बंदा आता है वो कहता है मैं कुछ नया करके दिखा दूँ, मेरे लिए हेडलाइन लग जाए कि इस बंदे ने ये चीज़ शुरू कराई थी आके। तो हम इन चीज़ों में अनफॉर्चुनेटली फ़ोटो आप हम लोगों का सारा ध्यान ये है कि मीडिया में हेडलाइंस में हम कैसे आएँ। तो जब आपका नीयत ये होगी तो अनफॉर्चुनेटली आपका जो इदारा है वो मजबूत नहीं हो सकता, वो कमज़ोर ही होगा। और जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनकी भी जो एक माइंडसेट है वो भी एक सर्वाइवल माइंडसेट होगा, वो कभी भी चैंपियन माइंडसेट नहीं बन सकता। तो काशिफ भाई, डोमेस्टिक की जो मैंने कप्तान से बात की है ना, मैं खुद इस चीज़ को फील आज भी करता हूँ। मैं उस दिन क्योंकि स्टडी इसके ऊपर अपना पढ़ रहा था, कहीं लिखा हुआ था, पूरा एक कॉलम था इसके ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट डोमेस्टिक की बात करूँ, खास करके सरफेस की बात करें, बॉल्स की बात करें, क्योंकि हर जगह कोकोबुरा तो यूज़ होती है, लेकिन ड्यूक यूके अपना इंग्लैंड में यूज़ होती है। इंडिया अपनी तर्ज की अपना बॉल बना रहा है क्योंकि वो ज़्यादा स्विंग भी करती है, बैक बॉलर्स को भी सपोर्ट करती है। आखिर हम उस चीज़ पे क्यों नहीं जाते? दूसरा, आप खुद डोमेस्टिक खेलते हुए हैं, आज भी आप जनरल पब्लिक को उठा के इस्लामाबाद में पूछ लें, वो बेचारे यही पूछते रहते हैं कि यार हमने डोमेस्टिक मैच देखने जाना है, फैसिलिटीज़ नहीं है कि वहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, कुछ ऐसी जगह बैठी हो जहाँ पर लोग आराम से मैच को एंजॉय कर सकें। ये एक ना हम कंपैरिजन यूरोपियन कंट्रीज़ या सेना के साथ नहीं कर सकते डोमेस्टिक क्रिकेट का, बिकॉज थोड़ा सा इकनॉमिक वो जो कहते हैं ना इकनॉमिक हालात जो हैं उसके भी देखना होता है। 4 दिन का मैच देखने के लिए कोई 4 दिन छुट्टी नहीं कर सकता अपनी जॉब से। तो दूसरा ये कि हम उसको पुल करने के लिए हमने क्या इकदाम कर लिए। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रहा है। पीसीबी ने कितना इन्वेस्ट किया मीडिया पार्टनरशिप के साथ कि इसकी कवरेज ही करवा दीजिए, कवरेज ना करवा दीजिए, कोई एक प्रोग्राम तरतीब दे दिया जाए कि आज ये मैचेस खेले गए, ये उसकी हाईलाइट्स हैं, ये प्लेयर्स बड़े अच्छे नज़र आए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किया। वो अपना उनका पीसीबी के एक फेसबुक पेज है या वेबसाइट है, उस पर 2-4 क्लिप चल गए तो चल गए। बट अब आम जो नॉर्मल हम जिसे कहते हैं ना अवाम सादी अवाम, वो नहीं देख पा रही कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हो रहा है। अभी पीएसएल अनाउंस होने की देर है, फ्रेंचाइजीज ने अपने अपने चैनल्स को ऐसे तैयार कर देना है कि शायद वर्ल्ड कप यही है। तो रोड शोज भी आपको रोड शोज भी हैं, चैनल्स भी बैठे में, स्टेज सेट्स बन रहे हो, ना जाने क्या क्या हो रहा है। और वो क्रिकेट के जिसका पाकिस्तान की माजरत के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। फिर T20 से T20 का प्लेयर हमें मिल जाएगा। हम फर्स्ट क्लास से या वनडे से जो बड़े फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं, जिनकी रैंकिंग्स हैं, जिनकी रेटिंग्स हैं, जहाँ पे प्लेयर की क्लास बनती है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। कप्तान ने ठीक कहा, जो शख्स पाकिस्तान बोर्ड का चेयरमैन बनता है वो चूंकि एक थ्रू प्रोसेस नहीं बनता, वो नॉमिनेशन से बनता है, तो उसको पता है कि आज जिसने नॉमिनेट किया वो है तो मैं हूं, कल को वो नहीं होगा तो मैं भी नहीं हूँगा। सो उसकी कितनी ही बड़ी पॉलिसी होगी या कितनी ही देर बाद चलने वाली पॉलिसी होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए,
हम हर वक्त अपनी क्रिकेट को अच्छा करने के लिए ना बाहर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से पिच बना लो, मंगवा लो, इंग्लैंड से बॉल मंगवा लो या उसकी वुड मंगवा लो, और कहीं से कुछ मंगवा लो। अनफॉर्चुनेटली ये जो बॉल का इशू है ये इतना कॉमन इशू है कि अगर पाकिस्तान किसी एक स्टैंडर्ड बॉल को रख ले तो क्लब क्रिकेट से लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट तक वो बॉल हमें मिल जाएगा जिससे प्लेयर यूज टू हो जाएगा। एक क्लब क्रिकेटर 500 रुपए के बॉल से खेलता है, वह डिस्ट्रिक्ट में जाता है 1000-2000 रुपए के बॉल से खेलता है, और फिर जब डोमेस्टिक में जाता है तो 22-25 हजार रुपए को कोको बुरा उसके हाथ में पड़ा कहते हैं इससे खेलो। उस तरह का बॉल पाकिस्तान में बनता ही नहीं है। अब तो 60,000 अब 60,000 का हो गया। तो अब आप सोचिए ना, उस 60,000 के बॉल को किसी डोमेस्टिक टीम के प्लेयर को दिया जा सकता है कि प्री सीजन या पोस्ट सीजन यार आप इसे प्रैक्टिस कर ले। सो हमारे पास इमेजिन करें कि सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट है वो हमारी प्रैक्टिस गायब है। वहां पे जाके हम प्रैक्टिस करते हैं कि यार इस बॉल के साथ तो काशिफ आपको पता है, आप तो बॉल्स की बात कर रहे हैं, आप अगर स्पाइक्स की बात करें, हमारे लड़के बेचारे जाके उस लेवल पे जाके स्पाइक्स सीखते हैं कि कैसे पहनने क्या नहीं पहनने। क्लब क्रिकेट में आपके स्पाइक्स है नहीं। अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट आपको सीरीज है पाकिस्तान की, जहां पर पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी आज फ्लाई कर चुके हैं। रिजवान की बात करें, रिजवान ने मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि पूरी उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में कामयाब होंगे जिस तरीके से पिछली सीरीज के अंदर हमने परफॉर्म किया था। अब जोर भाई थोड़ा सा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करूं, टफ कॉल होती है हमेशा पाकिस्तान की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा टफ कंपोनेंट रहा। आपका पहला मैच मेलबर्न, दूसरा एडिलेड और पर्थ में खेला जाना है। मेलबर्न की बात करूं, बैटिंग सपोर्टिव विकेट होगा, लेकिन पर्थ और एडिलेड की बात करूं, पेस है। देखिए अवैस भाई, मैंने अभी आपको पहले बताया, जो काशिफ भाई ने, कप्तान ने बात की, देखिए आपने फोकस किया है PSL, आपने वहाँ से आपने T20 से जो प्लेयर निकाले हैं। अभी आपके 3 मैच हैं ऑस्ट्रेलिया में, कायद-ए-आज़म को उठाएं, उस ट्रॉफी को उठाएं जहाँ से प्लेयर निकल के पाकिस्तान में आता है। 4 डे की क्रिकेट टेस्ट है आपकी, 5 डे की क्रिकेट आपकी टेस्ट है, ठीक है। ये 1 डे T20 टेस्ट नहीं है आपका। यहाँ पे हम जश्न मना रहे हैं, आपकी मीडिया भी जश्न मना रहा है, मैं भी मना रहा हूँ। सिर्फ एक क्रेडिट देता हूँ मैं मोहसिन नकवी साहब को कि तारीख में उन्होंने एक काम किया है जो कि यंगस्टर को टाइम दिया है, उनको खिलाया है। लेकिन इट्स एन इंपॉर्टेंट सीरीज पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के ख्वाब आपको थोड़ा सा पता, आपको पाकिस्तान नजर आता है कि स्ट्रगल करते हुए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। एक टफ कॉल पाकिस्तान के लिए जरूर है। मोहम्मद रिजवान इस वक्त कप्तानी कर रहे हैं। मुझे स्टूडियोज में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं क्रिकेट एक्सपर्ट जहांगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई। बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई। जहांगीर भाई, रिजवान की बात करें, आज कॉन्फिडेंट लगे थे जब आपको पता है प्रेस टॉक हो रही थी कराची के अंदर डिपार्ट होने से पहले, बड़ा कॉन्फिडेंस उनमें था। पता लग रहा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम को लीड करने के लिए तैयार है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने ये भी कहा कि बड़ा क्लोज हम मार्जिन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए। टफ सीरीज ज़रूर है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, बहुत टफ सीरीज़ है और रिजवान जो है इस वक्त बेस्ट चॉइस थे कैप्टनसी के लिए। इससे पहले प्रोग्राम में मैंने यही कहा था कि रिजवान ही जो है वो चॉइस हैं कप्तानी के लिए, और वो कॉन्फिडेंट भी बड़े लग रहे हैं। और पहले भी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ हुई थी हम जीत सकते थे, लेकिन क्लोज काउंटर हुए थे। और मुझे लगता है कि इस दफ़ा रिजवान जो है वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और इस दफ़ा जो यंगस्टर खिलाए हैं वो भी जो है ना अच्छा किया है। जो भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे उनको आप साथ लेके गए हैं। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा सीरीज़ टफ तो है, लेकिन इन यंगस्टर से उम्मीद रखनी चाहिए। और रिजवान की भी जो क़यादत है उसका भी ये इम्तिहान है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जिस तरह रिजवान कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मुझे लगता है कि कोई अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। कप्तान, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की सरफेस भी अब आपको पता है कुछ हद तक चेंज हो चुकी है, ड्रॉप इन विकेट ज़्यादा वहाँ पर आ चुकी है। मेलबर्न में आपका पहला मैच खेला जाना है। अब बॉलिंग यूनिट मैं स्टिल फील करता हूँ शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस का तो उनको एक इशू आपको नज़र आता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। बॉलिंग अटैक आपका 5 पेसेस आपको तगड़े नजर आते हैं हसनैन की शमूलियत से, लेकिन जब आप बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक से लेकर तो आप कर ले बाबर आजम तक, आपको थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन नजर आती है। उससे फाइट किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में हमें दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम्स आई हैं। जब हम ऑस्ट्रेलिया का टूर करते हैं तो हमें बॉलिंग में भी एट टाइम्स इशू आए हैं। हमारे फास्ट बॉलर्स को बड़े रन पड़े भी हैं, कभी कभी उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। वनडे वर्ल्ड कप में या T20 वर्ल्ड कप जब हम जाते हैं देखते हैं
एंड पे तो हम ठीक हो गए हैं, बट जो बायलेटरल सीरीज़ है उसके ऊपर हमने बॉलिंग में भी सफ़र किया है। ऐसा नहीं है कि हमें क्योंकि एक तो लेंथ आपकी डिफरेंट हो जाती है, पाकिस्तान में आपको फुलर लेंथ पे आदत होती है बॉल करने की, तो एक फास्ट बॉलर के लिए इतना इजी नहीं होता अपनी लेंथ को फ़ौरन से पीछे करना, जिस लेंथ से आप ऑस्ट्रेलिया में बॉल करते हैं, तो वहाँ पर भी इशू आता है। और फिर बैटिंग की बात है, जैसे फ़खर ज़मान की बात हम बार बार कर रहे हैं कि उन जैसे प्लेयर जो उस लेंथ को बहुत अच्छा खेलते हैं, कट पुल कर सकते हैं, ऑन द अप खेल सकते हैं, वहाँ पर हमारे बैटर्स को भी इशू आता है। क्योंकि ज़्यादातर अगर आप अब्दुल्ला शफीक की बात करें, आप बाबर आजम की बात करें, तो इनकी ड्राइव्स पे रन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। ऑफ कोर्स कट पुल भी बाबर तो बहुत अच्छा कर लेंगे, बट बाकी बैटर्स को यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आएगी कि वही लेंथ जिस पे आप ड्राइव लगा सकते हैं उस पे वहाँ पर आपके लिए इतना इजी नहीं होगा। तो आई थिंक ये सब चीज़ें, यही तो फ़र्क होता है कि ऑस्ट्रेलिया की तैयारी आपने स्पेशली करके जानी है। तो अब क्योंकि हमारे बहुत से टेस्ट प्लेयर इस वनडे का हिस्सा बने हैं, तो टेस्ट की पिच आपके सामने पिछले 2 टेस्ट में जो हम जिन पिचेस पे वो खेल के जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगी एकदम से। पर प्रोफेशनल एथलीट, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स का काम ही है कि उससे एडजस्ट करना। पर ये तैयारी ये ज़रूरी नहीं होती कि हफ़्ता पहले आपने तैयारी किया कि या 10 दिन पहले क्या तैयारी की, पिछले 4-5 सालों में आपने कितनी दफ़ा ऐसी पिचेस पे खेला है, वो आपको एक्चुअली में परफॉर्म कराएगी। तो आई थिंक वो अब देखने को मिलेगा कि हम कैसे उधर जाके एडजस्ट करते हैं। और आपकी फील्डिंग का भी एक मज़ीद इशू नज़र आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड्स भी बड़े होते हैं और वहाँ पर फील्डर्स का भी एक बड़ा अच्छा टेस्ट होता है वहाँ पर। हसन अली मुझे याद आ गया, कैच ड्रॉप करते हुए उधर घूम गया था, मुझे याद है फील्डिंग की जब आपने बात की है। लेकिन थोड़ा सा काशिफ भाई, अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो क्योंकि ओपनर्स में तो मुझे थोड़ा सा, आपको पता है, मैं स्टिल फील करता हूँ कि प्रेशर ज़रूर होगा, क्योंकि आपको पता है बैक, आपको अब्दुल्ला शफीक की बात करूँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन मिडिल ऑर्डर के अंदर खबरें कुछ आ रही थी कि इरफान न्याजी, उसके साथ अरफात मिन्हास को जो उनसे इंक्लूड किया जाएगा। देखिए, इरफात रिप्लेसमेंट है शादाब की, तो शादाब का रोल था कि बॉलिंग भी करनी है, बैटिंग भी करनी है, फील्डर भी, गन फील्डर थे, तो वो रोल अब अरफात मिन्हास ने करना होगा। रिसेंटली हमने देखा भी एक आध मैच जो इमर्जिंग एशिया कप का था, उसमें इरफात मिन्हास नज़र आए, हमें दिखाई दिए विद द बैट भी। इससे पहले कोई उनकी बहुत ज़्यादा विद द बैट परफॉर्मेंसेस नहीं थी। तो चलिए सेम टू सेम रिप्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। अगर बाकी बात कीजिए, मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया का टूर ना हमेशा से टेस्ट ऑफ नर्व्स होता है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया को संभालना, इंग्लैंड मीडिया को संभालना ये आसान नहीं है। और हमने बहुत अपनी कामयाब टीम्स को वहाँ पर जाके अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप होते हुए देखा है। बट जब मैं वाइट बॉल क्रिकेट की बात करता हूँ तो हमेशा से मुझे लगता है कि रेड बॉल के मुकाबले में वाइट बॉल का रिकॉर्ड हमारा ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी मुनासिब है, इवन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी मुनासिब है, अदर देन ये कि हम रेड बॉल में वहाँ पे बड़े फ्लॉप रहे हैं। एक और चीज़ जो इस टीम की मुझे पॉजिटिव नज़र आती है, आई टोटली एग्री कि हमने जिस कंडीशंस में खेला और जब खेलने जा रहे हैं बड़ा फ़र्क है। लेकिन ये कंडीशंस हमने पहले टेस्ट मैच की मार के बाद तैयार की थी, फॉर टेलर मेड फॉर इंग्लैंड। ऐसा नहीं था कि हम इसमें हमेशा से खेलना चाहते हैं, ये हमारा मजबूरी का सौदा था जो कि बहुत अच्छा साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग। कैप्टन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह टीम को लेके चलता है। फॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 मुख्तलिफ जहनों के लेकिन थोड़े पॉजिटिव लोग जो क्रिकेट को बड़ा अच्छा समझते हैं, वो दोनों इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप में मौजूद हैं। रिजवान की बात भी करेंगे, सलमान अली आगा की बात भी करेंगे। लीडरशिप रोल के लिए ये दोनों बड़े आइडियल थे। और इनको जो टीम मिली है ना, उसमें एक अच्छी चीज़ है जो रिजवान की है कि वो उतने ही अच्छे अंदाज से शाहीन अफरीदी को गले लगाते हैं जितने अच्छे दोस्त वो बाबर आजम के हैं। तो ये एतराज़ जो बड़ा अरसे से चलता रहा, कुछ 6-8 महीने ये साल से हम शाहीन वर्सेस बाबर वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो देखते आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली रिजवान वो फिगर साबित हो सकते हैं कि जिस इस एतराज़ को ख़त्म कर देगा। अगर एतराज़ ये ख़त्म हो जाता है और ये अख्तलाफात टीम की ख़त्म होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि हम सीरीज़ जीत के भी आएंगे। ये तो जहांगीर भाई, क्योंकि लास्ट टाइम भी पाकिस्तान बहुत क्लोज गया था, आपको पता है, अनफॉर्चुनेट हम जीतने में कामयाब नहीं हुए थे। मुझे याद है टेस्ट मैच के अंदर, अगर आपको याद है, मीर हमजा उनकी बैकबोन तोड़ गया था। लेकिन जो काशिफ भाई ने बात की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। रिजवान उस पर बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं कि एटमॉस्फेयर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कल तो यहाँ तक आज बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह गए, फिर उन्होंने कहा मेरा कप्तान, उनको कह गए थे बाबर आजम को, शाहीन की, बाबर के साथ आपको पता है एक वीडियो भी एयरपोर्ट के ऊपर जिसमें आपस में बात करें, तो मुझे रिलैक्स थोड़ा सा डग आउट आपका लग रहा है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। देखें, जितनी देर डिसिप्लिन नहीं होगा या टीम जेल होके नहीं खेलेगी, जिस तरह देखें पहले बाबर आजम कैप्टन थे और ऑस्ट्रेलिया में हम खेल रहे थे, उस वक्त लगता था कि टीम सही जेल है। अब जितनी देर डिसिप्लिन के साथ और टीम जेल होके नहीं खेलेगी तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सकते। ऑस्ट्रेलिया में कंडीशन भी डिफ़िकल्ट होती है, बॉलर्स के लिए भी डिफ़िकल्ट है और बैट्समैन के लिए तो हमारे बाउंसी पिचेस पे आपको पता है कि वैसे ही बड़े मुश्किल होता है। और ऊपर से हमारे पास कुछ जो बाउंस को खेलने वाले प्लेयर हैं, फ़खर ज़मान टाइप, वो भी नहीं है।
तो बड़ा मुश्किल होगा सीरीज़, और इसमें ये डिसिप्लिन अगर रखेंगे और फिर ये टीम जेल होके खेलेगी तो तभी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बड़ी टीम्स जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं जो वो भी जाके वहाँ पे परफॉर्म नहीं करते। तो ये टीम जितनी देर जेल होके नहीं खेलेगी और डिसिप्लिन से नहीं खेलेगी, और फील्डर्स का भी इम्तिहान है, देख लें कि बहुत बड़े ग्राउंड्स हैं वहाँ पे, ग्राउंड फील्डिंग बड़ा मैटर करती है, तो फील्डिंग के लिए भी जो है ना ये मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए वहाँ पे। तो टीम का जेल होना भी ज़रूरी है और डिसिप्लिन होना भी ज़रूरी है। कप्तान, जेल अगर बात करूँ, जेल अप की बात करूँ तो डिस्टर्बेंस हाल ही आप मुझे नज़र आता है, यही टीम थी आपको याद है ऑस्ट्रेलिया में जब अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप रिसेंटली हुआ था, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल्स के अंदर बल्कि अनफॉर्चुनेटली हारी थी, तो आपको एक जेल अप स्क्वाड आपको नज़र आता। जेल अप का जो अल्फाज है टीम के लिए जब इतना बड़ा मैच टूर्नामेंट आप खेलते हो कितना इंपॉर्टेंट है? दूसरा, हम तो बात कर रहे हैं बैटिंग ऑर्डर को लेके, आपको पता है जब शाहीन शाह अफरीदी की पिक्चर आती है साथ ही मैथ्यू वेड की पिक्चर आती है, अच्छा है कि वो रिटायर हो चुके हैं, शाहीन पे कितना एडेड प्रेशर होगा, क्योंकि फिर वही बात है कि उनके साथ एक अल्फाज जुड़ चुका है स्ट्राइक फास्ट बॉलर का। देखिए, जेल करने का काम वक्ती तौर पे कप्तान ज़रूर कर सकता है, और मेन आपके कप्तानी का ही फैक्टर होता है कि जो टीम को जेल करता है। पर अगर आपका बोर्ड बाहर से और बाकी डिसीजन मेकिंग जो लोग हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो टीम का साथ ना दे रहे हों और वो ही टीम को डिवाइड करने पे जा रहे हों, तो फिर आपका कप्तान भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ये चीज़ हमने बाबर आजम के साथ देखी कि जिस वक्त एक हवा चल पड़ी कि अब इनको हटाना है, तो बहुत से डिफरेंट सेगमेंट्स जो थे वो टीम के अंदर नज़र आने शुरू हो गए। तो अभी क्योंकि पीसीबी बैक कर रहा है मोहम्मद रिजवान को और उनकी भी पहली सीरीज़ है एज अ पाकिस्तान कैप्टन, तो ऑब्वियसली अगर तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं फिर टीम को जेल करना आसान है। कल को रिजल्ट ऊपर नीचे होते हैं तो फिर फिंगर पॉइंट शुरू होती है, ब्लेम गेम होता है, ये ओवर इसको देना चाहिए था, बैटिंग पे इसको भेजना चाहिए, इस तरह की बातें फिर ड्रेसिंग रूम के अंदर शुरू हो जाती हैं। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोच और कप्तान की आपस में एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो भी एक चैलेंज होगा मोहम्मद रिजवान के लिए, क्योंकि गिलिस्बी भी अभी वक्ती तौर पे कोच हैं जो शॉर्टर फॉर्मेट है उसके लिए, और अब फिर उसके बाद एक नए कोच आएंगे, फिर उनके साथ आपने जेल करना है। तो अभी बहुत सा काम बाकी है। अभी ये समझना कि चीज़ें ठीक हो गई हैं 2 टेस्ट मैचेस जीत के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये सिर्फ एक स्टार्ट है और आपका जो सीरीज़ जो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है वो 3-4 महीने दूर खड़ा है, चैम्पियंस ट्रॉफी। तो बहुत सा काम करना है मोहम्मद रिजवान को बहुत कम अरसे में। पर ये ज़रूर है, मैं इत्तेफाक करती हूँ इस बात से कि वो ऐसे फिगर ज़रूर हैं जिसमें कम कॉन्स्पिरेसी आई है कि जिस वक्त बाबर को वापस भी T20 की कप्तानी वनडे में T20 वर्ल्ड कप पे दी गई, तो मेरे ख्याल से उस वक्त भी एक बेहतर होता कि एक न्यूट्रल बंदे को कप्तान बनाते रादर दिन बाबर और शाहीन से लेके वापस बाबर को देते। तो इंटेलिजेंट बात यही होती कि या आप शादाब या रिजवान को उस वक्त दे देते तो शायद इतना ज़्यादा फस क्रिएट ना होता। लेकिन आपने बाबर से लेके शाहीन को दी और फिर शाहीन से लेके बाबर को दी, तो 2 एक सुपर स्टार्स जो आपके थे बॉलिंग और बैटिंग, उनको खुद आपने एक दूसरे के आमने सामने कर दिया, और ये नहीं होना चाहिए। और ये टोटल कसूर इसमें ऑब्वियसली मैनेजमेंट का भी है, और फिर प्लेयर्स खुद भी मना कर सकते हैं। बहुत सी दफ़ा आपको ऑफर्स होती हैं कप्तानी की, आई एम श्योर रिजवान को भी हुई होगी। तो आप टाइम देखते हैं, इस वक्त रिजवान ने जब कप्तानी लिया तो ये राइट टाइम था, इस वक्त आपको एक चेंज ऑफ लीडरशिप चाहिए थी। पर ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसी वक्त उसको लें भी। तो काशिफ भाई, शाहीन की जो मैं कप्तान से बात पूछ रहा था, क्योंकि एक स्ट्राइक फास्ट बॉलर का टैग उनके ऊपर है, मुझे पता थोड़ा से पहले आप चले जाएं, ही वाज नोन टू पिक विकेट्स इन 1 और 2 ओवर्स, आपको पता था कि ये स्ट्राइक करेगा। बैट्समैन में देखता था क्रीज किस तरीके से उसके खिलाफ यूज़ करे, स्विंग को कट करने के लिए कभी आगे खड़ा होना कभी पीछे खड़ा होना क्रीज के, उसका एक प्रेशर था, दबदबा। लेकिन उनका डाउनफॉल आया है ये सीरीज में, फिर मैं कह रहा हूँ स्ट्राइक फास्ट बॉलर है, उनके ऊपर एडेड प्रेशर कितना है? अनफॉर्चुनेट है जी, हमारा जब प्लेयर इंजर्ड होता है ना, तो 140 पे इंजर्ड होता है और 125 पे वो वापस आता है, हम रीहैब भी नहीं प्रॉपर करवा पाते। और शाहीन के साथ तो हमने इतना लफ्ज़ कहना नहीं चाहिए लेकिन थिएटर लगाई रखा कि उसको हम कैरी कर रहे हैं, कभी आयरलैंड ले जाते थे, कभी कहाँ ले जाते थे, हाफ को उसको खिला लेते थे, इंजर्ड होता था फिर एक लंबे टाइम के लिए, फिर हमें पता लगता था कि अपने खर्चे पे इलाज करा रहा है। तो वो इंजरी से रीहैब की बजाय मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते चले गए। अब निस्बतन फिट होते हैं, लेकिन एक दफ़ा फास्ट बॉलर जब इंजर्ड होकर और इतना लंबा इंजर्ड होकर वापस आता है तो इट टेक्स टाइम कि आप अपने उसी जौबन पे दोबारा नजर आए। और शाहीन ने वो टाइम गुजार लिया मोस्ट प्रोबेबली उसी सारे में कि जहाँ पे वो फिजिकली अपने रिहैब कर रहे थे, तो मेंटल टॉर्चर से गुजरना शुरू हो गए कि कभी कप्तान बनाए गए 5 मैचेस या 4 के लिए, फिर उतार दिए गए, फिर बाबर वर्सेस शाहीन स्टार्ट हो गया। सो इतना कुछ हुआ है उनकी लाइफ में, और जब मैं सारा कुछ देखने के बाद उनकी उम्र का खाना देखता हूँ तो गालिबन 24-25 साल टोटल उम्र बनती है, 26 बन जाती होगी, आई एम नॉट रॉन्ग, बट इतनी ही एज है। सो इतनी एज में इतना कुछ मैनेज करना संभालना कतन आसान नहीं है।
सो हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स ना देखें किसी भी प्लेयर के, मेंटल एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये समझ आती है कि रिजवान पे हम फोकस इसलिए कर सकते हैं कि वो रोल डिफाइन कर ले, और शाहीन का रोल यही है कि विद द न्यू बॉल वो टीम उड़ाए, एंड दैट इज इट। रन्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, कंसीड करने हैं नहीं करने, ये उसका काम नहीं है। उसका काम सिर्फ विकेट्स लेना है, विकेट्स के लिए जाना है। और अगर ये रोल डिफाइन कर दिया जाए तो उसके लिए तो मोस्ट प्रोबेबली इस रोल को वो दोबारा बड़े अच्छे अंदाज से अपना सकते हैं। जो आपने बात की है इस वक्त, क्योंकि अगर पाकिस्तान की अगर मैं सारी ओवरऑल बात करूँ, स्क्वाड की बात करें, मैंने कहा ना कि आपके पास बैलेंस स्क्वाड नाम से मुझे ज़रूर लग रहा है कि परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डिफर होता है। चाहे आपके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करें, आपके पास एक्सपीरियंस स्पिनर मौजूद कोई नहीं है, बैटिंग के अंदर आपके थोड़ा सा डेप्थ आपको नज़र नहीं आती। फिर जब फायर पावर की बात आती है, मैंने इसलिए कहा कि शायद इरफान नियाजी को शायद चांस दिया जाए। पाकिस्तान कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर मिस करेगा। बिल्कुल जी, देखें सबसे जो बड़ी कमी है ना इसमें जेन्युइन ऑलराउंडर की है। वहाँ पे आपके पास जेन्युइन ऑलराउंडर जो जांदाद को आपने रखा है वो भी आपने सिर्फ T20 में रखा है। वनडे में आपने कोई जेन्युइन ऑलराउंडर हमारे पास उस तरह नहीं है जो आके 5वें 6ठे नंबर। फिर आप देख लें कि एक्सपीरियंस जितनी भी आपकी बैटिंग लाइन है उसमें एक्सपीरियंस प्लेयर जो हैं वो सिर्फ 1 या 2 हैं, बाकी आपके पास एक्सपीरियंस की भी कमी है। और ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए और फिर आपके पास स्ट्राइक करने वाले होने चाहिए, बाउंसी विकेट पे खेलने वाले होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में बैटिंग में पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा। और 2-3 जो बड़े नाम हैं, रिजवान, बाबर, और इनको मेरे ख्याल में सारी जिम्मेदारी इन पे आएगी कि ये टीम को लेके चलें। और दूसरी तरफ जो आप जैसे आपने बात की है, हमें जो मेन चाहिए, हमें शाहीन शाह चाहिए एज ए स्ट्राइक बॉलर, ताकि वो जिस तरह पहले ओवर में पहले ही बैट्समैन तैयार होता था कि इसकी बॉल अंदर आएगी, और कभी स्टांस चेंज करता था कि मैं पहले विकेट ना दूं, और पाकिस्तान पहले ओवर में 1-2 विकेटें निकालता था। अब शाहीन को दोबारा वही रोल देना चाहिए रिजवान को, ताकि वो आएँ और एज ए स्ट्राइक बॉलर आएँ। और पहले ओवर में अगर पाकिस्तान को जिस तरह वो पहले विकेट्स लेके देते थे इस तरह कर देंगे। लेकिन ये लिंक करता है उनकी फ़िटनेस से। एक तो उनकी फ़िटनेस जो है वो हमें नहीं पता आप किस लेवल पे आप तक, अगर तो उनकी फ़िटनेस ठीक होगी एक तो वो, और दूसरा कप्तान उसको मुकम्मल ये रोल दे कि आपने रन्स की फ़िक्र नहीं करनी, आपने उसी तरह स्ट्राइक करना है जिस तरह आप पहले शुरू में जिस तरह करते थे। और हमेशा ये होता था कि पाकिस्तान वहीं से मैच में आ जाता था जब स्ट्राइक बॉलर पहले ओवर में ही 1 या 2 विकेट्स आपको ले देते थे। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ काफ़ी अरसे से मिस हो रही है शाहीन शाह की तरफ से। तो अगर उनकी बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी पाकिस्तान टीम की कप्तान रही हैं, बैकअप कितना इंपॉर्टेंट होता है। जिस वक्त एक प्लेयर आपको पता है बिल्कुल ही उसका मोराल टूटा हो, खास करके मैं स्ट्राइक फास्ट बॉलर की बात करता हूँ, क्योंकि एग्रेशन होता है स्ट्राइक फास्ट बॉलर को, मैं फील करता हूँ कि बैट्समैन से ज़्यादा बैकअप चाहिए होता है, उसको वापस आपने प्लेस पे खड़ा करना है। कप्तान का बैकअप कितना इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ख़ास तौर पे जो लिमिटेड ओवर्स अब की जो क्रिकेट है, अब उसमें बेचारे बॉलर को मार ज़्यादा ही पड़ती है। डे नाइट मैच होता है या नाइट गेम होती है, उसमें ऑब्वियसली आपके पास फिर ज़रा स्विंग का चांस बन जाता है, बाउंस भी आपके पास है। नसीम शाह ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में, आई होप वो भी दोनों तरफ से अगर आपके इस तरह के बॉलर्स लगते हैं तो प्रेशर आएगा। पर अब की जो क्रिकेट है, ख़ास तौर पे T20 क्रिकेट है, इसमें मार पिटती है प्लेयर्स को। और वहाँ पर आपने, अगर आपका ध्यान प्रोसेस के ऊपर है, अगर आप ये देख रहे हैं कि अच्छी बॉल पे मार पिट गई है, या जो हम प्लान करने जा रहे थे उस प्लान पे अगले ने काउंटर अटैक कर दिया, तो फिर परेशान होने की और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप प्लान से हट के बॉल करते हैं, और या आपका वो एरियाज़ आप हिट नहीं करें जो कि डिसाइड हुए, वहाँ पे फिर पैनिक बटन आप दबा सकते हैं। आप कह सकते हैं चलो इसकी जगह किसी और को ले आएँ। पर T20 क्रिकेट के अंदर जिस तरह के रन्स बन रहे हैं, अब आपने देखा है 300 भी बन गया है, तो मतलब उसमें बॉलर्स का काम ज़्यादा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। पहले ज़माने में हम वनडे क्रिकेट के अंदर 250 रन भी काफ़ी होते थे, आजकल 250 सेफ स्कोर नहीं है। T20 क्रिकेट के अंदर आप 150 काफ़ी होता था, आज वो भी सेफ़ नहीं है। आपको पता है 170 180 पे आपको जाना है। तो उस हिसाब से बॉलर्स के साथ जो डीलिंग है कप्तान की, वो भी फ़र्क होती है। एक चौके या एक छक्के के बाद आप परेशान नहीं होते, आप उससे जाके बात करते हैं कि अच्छा ये प्लान वर्क नहीं कर रहा, अब मैंने इस प्लान को कैसे करना है। तो वहाँ पे काम करना और अच्छे प्लान्स के साथ डिफरेंट प्लेयर्स के साथ आना, वो बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि स्किल सेट एक अलग चीज़ है पर प्लानिंग एक अलग चीज़ है। कप्तान, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया टीम पे आना चाहूँगा। पाकिस्तान की तो बात करें, लेकिन पैट कमिंस कप्तान है, इंग्लिश उनके पास हैं, एबर्ट मौजूद हैं, स्टार्क उनके पास हैं, एक जिनका जामा होता था टेकन के अंदर उनका नाम रख दिया उन्होंने, इसका ट्रेविस हेड का, शुक्र है वो नहीं है, मैं कहता हूँ मुझे, क्योंकि मैथ्यू वेड की कहीं ना कहीं याद आती है। बहुत तगड़ा स्क्वाड है, मुझे पता है उनके मेन प्लेयर्स को उन्होंने रेस्ट दी है टेस्ट सीरीज़ के लिए, लेकिन स्टिल बहुत तगड़ा स्क्वाड है इनका। देखिए, ख़ास तौर पे जब आप ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाते हैं, वो कभी भी इजी स्क्वाड उतारेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है उनके
वहाँ पे भी एक प्रोडक्ट है, उनकी भी सारे जो सपोर्टर्स हैं वो देखने आते हैं और बड़ी कीनली वॉच करते हैं। ख़ासतौर पे पाकिस्तान के साथ जब भी कोई टीम खेलती है सबको पता होता है कि एक्साइटमेंट तो क्रिएट होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ पाकिस्तान डिफरेंट करता ही है हमेशा। तो आई थिंक वो अपनी प्रॉपर टीम को आएंगे। ऑब्वियसली जो टेस्ट मैच के प्लेयर्स हैं उनकी क्वालिटी को रिप्लेस करना इवन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए भी मुश्किल है, पर उनके जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग करके आए होंगे, तो एक टफ चांस होगा। हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखा पाकिस्तान को, ये तो बी टीम है, हम सी टीम से अपनी कंडीशंस में हमें बड़ी परेशानी हुई, तो आई थिंक बड़ी तैयारी करके जाना पड़ेगा। और ये भी एक चैलेंज ज़रूर होगा कि जिस तरह हम उनके 8 साइड के प्लेयर्स को पूरी तरह जानते हैं और बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस भी आपको नज़र आएगा। कुछ बैटर्स के एरियाज़ आपको उतनी क्लैरिटी से नहीं पता होंगे, उनके अगेंस्ट आपने खेला नहीं होगा, तो वो सब चीज़ें भी फैक्टर इन होंगी। लेकिन आई थिंक सीरीज़ डेफिनेटली तगड़ी होगी। लेकिन मेरे लिए कश्मीर थोड़ा सा एक्साइटिंग इसलिए सीरीज़ है, पेस वर्सेस पेस है। पर्थ की बात करें, एडलेड की बात करें, जहाँ पर आपको पता है बॉल प्रॉपर राइज होता है, हाउस ऑफ हारिस भी है फिर वहाँ पर जिस पे आपका पहला मैच खेला जाना है। लेकिन मेलबर्न थोड़ा सा बैटिंग को ज़्यादा सपोर्टिव है, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग एक्सप्लोसिव एज कम्पेयर टू बॉलिंग ऑर्डर की बात करें। ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्क में खेला, अपने होम ग्राउंड्स में खेला, तो जो उनका नया डेब्यू करने वाला ही है, जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, वो भी उस ग्राउंड में बहुत दफ़ा खेला हुआ है। सो उनको अपने होम कंडीशंस का पता है, अपनी पिचेस का पता है। 3 मैचेस का आपने तस्करा किया, पर्थ हमेशा से, हम बचपन से मोहल्ले में भी खेलते थे और कोई तेज़ बॉलर होता था तो उसको ये कहते थे उस्ताद तू पर्थ की विकेट पे बॉलिंग कर रहा है, तो पर्थ तो हमारे लिए ऐसे ही है। हाँ, एडिलेड चूँकि ओवल है, साइड्स बाउंड्रियाँ छोटी हैं और वो निस्बतन फेवर करता नज़र आ रहा है, रिसेंट पास में वो भी तेज़ हो गया। MCG अलबत्ता कुछ हमारे मतलब की जगह होती थी और आज भी है, और वहाँ पे ट्रू सरफेस ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी तेज़ नहीं है कि गेंद फ्लाई कर रहा हूँ। अब आपने कहा पेस वर्सेस स्पेस है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं फिर ये बात करूंगा कि जब मैं नसीम शाह की पेस को 145 से 135 पे उतरता हुआ एवरेज देखता हूँ, उनका रिहैब भी अच्छा हुआ नहीं हुआ, उनका वर्कलोड अच्छा मैनेज हुआ नहीं हुआ, न जाने क्या हुआ, या वो खुद से एहतियात कर रहे थे, या वट एवर द रीजन। वो जो पेस पाकिस्तान का हमेशा से तुर्रा इम्तियाज हुआ करता था ना, वो डाउनफॉल का शिकार है। हम बहुत ज़्यादा शायद टेक्निकलिटीज़ में फंस चुके हैं, रॉनेस जो है फास्ट बॉलर की बड़ी ज़रूरी होती थी, वो कम होती हुई नज़र आ रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस पर भी बड़ा काम करना है कि ऐसा नहीं है कि जब आप एक्सपीरियंस होना शुरू करें तो 10 किलोमीटर स्लो हो जाए। एक्सपीरियंस का मतलब कहीं से भी ये नहीं होता। एक्सपीरियंस का मतलब ये ज़रूर होता है कि लेंथ की वेरिएशंस के साथ, लाइन की वेरिएशंस के साथ आप काम ज़रूर करें, छेड़छाड़ करें, बट उसमें पेस का स्लो होना कहीं पे भी नज़र नहीं आया। सो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान को, या पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ को, कप्तान को इस पर बड़ा मेहनत करनी है कि जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर की जो पेस है वो अप टू द मार्क है, वो अपने एफर्ट करता नजर आए, जो बैक है वो बेंड करते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया में कतन आसान नहीं होता, काफ और हैमस्ट्रिंग, काफ नहीं, एक और चीज़ है बस, बड़े सॉफ्ट ग्राउंड है, स्पाइक्स फंसेंगे, काफ और हैमस्ट्रिंग किसी भी प्लेयर की टेस्ट होती है, तो ये मुश्किल है। ये ज़रूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेट क्योंकि वक्त खत्म होता है प्रोग्राम का। लेकिन थोड़ा सा जाते हुए एक चीज़ शेयर भी करना चाहूँ, पाकिस्तानी दीवाने तो हैं क्रिकेट के, क्योंकि मैं पढ़ रहा था MCG ग्राउंड के अंदर एक पाकिस्तानी है जिसने, आपको पता है पाकिस्तान के लिए बाकायदा जो उनसे एक एरिया डेजिग्नेटेड होता है पाकिस्तान के लिए, उसने 50 से 60 जो सी हैं वो खाली उस एरिया की सीट्स बुक की हुई हैं कि जो पाकिस्तानी फ़ैन है उसके खर्चे पे आके मैच देखे। ये पाकिस्तानियों का प्यार है पाकिस्तान टीम के लिए। विविन रिचेस भी बाबर आजम के लिए आपको पता है बात कर चुके हैं वीडियो के अंदर के अगर मैं होता तो इनको तीनों फॉर्मेट्स खिलाता। इसलिए मैंने कहा कि एक प्रेशर ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली होता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन एक बहुत बड़ी हमेशा प्लेयर्स होती है। अगर आपने वीडियो देखनी है तो कॉलिन मॉनरो की आज वीडियो देखें जब वो पेस बैटरी पे बात करें कि पाकिस्तान की पेस बैटरी कहीं और आपको नहीं मिलती थी जब आप दुनिया लीग के अंदर खेलते थे। अनफॉर्चुनेट है, रिस्ट्रक्चरिंग तो हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, लेकिन अब शायद बेहतर जगह जा रही है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम आपको वही पाकिस्तान टीम नजर आए जो कि एक जलब स्क्वाड हमें नजर आता था। मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।